कल हमने जनसंख्या संकलन पार्ट 4 पर चर्चा की थी, जिसमें हमारे दो टॉपिक साक्षरता एवं व्यावसायिक संरचना पेंडिंग, इन दो के पश्चात यह लेसन कंप्लीट माना जाएगा। वास्तविकता में साक्षरता क्या है? साक्षरता किसी भी देश या प्रदेश या विश्व की व्यावसायिक संरचना एवं जीवन स्तर को प्रदर्शित करती है। भी किसी देश की व्यावसायिक संरचना क्या है या किसी प्रदेश का जीवन स्तर क्या है, यह प्रदर्शित करने का काम कौन करता है? साक्षरता करती है। अब साक्षरता कहते किसे हैं? यह साक्षरता क्या चीज है? तो देखो, साक्षरता के द्वारा हम गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन करते हैं। यदि हम शिक्षित हैं या हमारे में सोचने समझने और पढ़ने की शक्ति है, तो हम क्या करेंगे? दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन करेंगे। इसको बोलते हैं गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन। उस क्षेत्र की जनसंख्या कम है, इस क्षेत्र में लिंगानुपात ज्यादा है, इस क्षेत्र में जो है वो स्वास्थ्य सुविधाएं उत्तम है, ये या यहाँ की जो लिंगानुपात अधिक है, ये है वो है, जो भी अध्ययन है वो अपने गुणात्मक पहलुओं के द्वारा कर सकते हैं। या अपने कह सकते हैं कि किसी प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास का, किसी प्रदेश का सामाजिक आर्थिक विकास का, विकास किसको कहते हैं? आगे की ओर बढ़ना, विश्वसनीय व यथार्थ सूचक कहलाता है। यथार्थ सूचक कहलाती है कौन? जनसंख्या। दो चीज महत्वपूर्ण होती है। एक तो क्या होती है कि गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन करवाती है, और दूसरा क्या होती है? सामाजिक आर्थिक विकास का विश्वसनीय यथार्थ सूचक कहलाती है कौन? साक्षरता। तीसरी बात, अपने यदि साक्षरता को समझे तो अपने कह सकते हैं कि साक्षरता 7 वर्ष से अधिक आयु के वे लोग जो अपने दैनिक जीवन में पढ़ तथा लिख कर एक दूसरे को समझ व समझा सकते हैं। अब तीसरी जो अपने डेफिनेशन की बात करते हैं वो ये है, 7 वर्ष से अधिक आयु के लोग किसी पाठ्य सामग्री को, पाठ्य सामग्री का मतलब कोई भी पढ़ने वाली चीज, ठीक है, को पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, समझ सकता हो, समझा भी सकता हो, ठीक है, उसको अपने क्या कह सकते हैं? साक्षर कह सकते हैं। साक्षर कहलाता है। साक्षर किसे कहते हैं? मैंने आपको 2-3 बातें बता दी। साक्षर किसे कहते हैं? लास्ट में यदि आपको बिल्कुल लैंग्वेज देखनी है तो इजी, तो यह 7 वर्ष से अधिक आयु के लोग किसी पाठ्य सामग्री को पढ़ लिख सकते हैं और समझ में समझा सकते हैं, उसे अपने क्या कह सकते हैं? साक्षरता कहते हैं। साक्षरता किसको प्रभावित करती है? जन्म दर एवं मृत्यु दर के गुणात्मक स्वरूप। क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा शिक्षित है तो वहां का क्या है? स्वास्थ्य सुविधाएं, अन्य सुविधाएं क्या होगी? उच्च होगी, और जन्म दर क्या होगा? अधिक होगा। नहीं तो जन्म दर क्या होगा? प्रभावित होगा। आर्थिक विकास और जीवन स्तर का भी क्या होती है? साक्षरता सूचक होती है। विश्व में 100% जनसंख्या वाले जो देश है, साक्षरता वाले, विश्व में 100% साक्षर जो देश है, ठीक है, विश्व में 100% साक्षरता वाले देश
अपने जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, नॉर्वे, ये विश्व में जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, नॉर्वे इत्यादि, ये देश जो है वो 100% साक्षरता वाले देश है। अपने भारत की यदि बात करते हैं तो केरल राज्य सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला है। ये साक्षरता जो है, यदि किसी देश या प्रदेश या विश्व में जिस देश के लोग साक्षर ज्यादा होंगे, वो देश निश्चित ही आर्थिक या अपने बोल सकते हैं व्यावसायिक, औद्योगिक, अन्य जो क्षेत्र है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप प्रगति करेगा। क्यों करेगा? उसके पीछे कारण है कि वहां की जनसंख्या जो है वो साक्षर है। साक्षर होने के साथ साथ जनसंख्या जो है वो प्रत्येक कार्य को करने के लिए, अपने भारत में भी अपने यदि किसी कार्य को करते हैं तो उसमें 2 प्रकार के काम करने वाले चाहिए, कुशल और अकुशल। कुशल और अकुशल में उतना ही अंतर है। कुशल अपने साक्षर व्यक्ति को कह सकते हैं जो किसी वस्तु को पूर्ण रूप से हैंडल करना जानता हो या उस वस्तु के बारे में उसे पूर्ण रूप से ज्ञान हो। अकुशल लेबर वर्क होता है, मजदूर वर्ग होता है, जो क्या है कि जानने का, करने का ज्ञान तो नहीं है उसे, परंतु क्या करता है वो साथ में सहायता कर सकता है, हेल्पर के रूप में काम आ सकता है। तो जब तक किसी देश की जनसंख्या शिक्षित नहीं होगी तब तक क्या है कि वह देश पूर्ण रूप से विकसित की श्रेणी में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उस देश की जनसंख्या अशिक्षित है। अशिक्षित होने के साथ साथ क्या है कि वो देश हमेशा पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर सकता। तो प्रत्येक देश की जनसंख्या जो है वो शिक्षित होनी भी जरूरी है। यदि शिक्षित नहीं होगी तो देश के आर्थिक व्यावसायिक विकास में या प्रौद्योगिकी के विकास में दिक्कत आएगी। इन सभी क्षेत्रों में कोई भी देश, किसी भी देश की बात कर लो, आज वो देश यदि उन्नति कर रहा है तो उस देश में रहने वाली जनता उसका आधार स्तंभ कहलाती है। जैसे एक मकान अपने बनाते हैं तो उसकी नींव यदि कमजोर है और ऊपर अपने छत पक्की डालते हैं तो मकान गिर जाएगा। यदि नींव मजबूत है और ऊपर छत कच्ची डाल दे तो मकान के ऊपर किसी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जो हमने पीछे बात की थी 0 से 14 वर्ष वाला बाल आयु वर्ग जो है, ये वर्तमान में हम भी देख रहे हैं कि कितना एक्टिव है और शिक्षा के प्रति वर्तमान में आज से यदि अपने 50 तो बहुत ज्यादा हो गए, 40 वर्ष पहले भी चले जाए तो शिक्षा का इतना रुझान नहीं था। और वर्तमान में कुछ भारत के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आज भी शिक्षा का रुझान इतना नहीं है। और खास करके अपनी बात करते हैं तो महिलाओं की शिक्षा यानी बालिका शिक्षा पे जो है वो लोग इतना ध्यान नहीं देते। पहले बालिका शिक्षा में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था, तो महिलाओं की संख्या जो है वो छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी और उसके कारण क्या है कि प्रजनन काल में या प्रसव काल में महिला की क्या होती थी, मृत्यु हो जाती थी। कई बार नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती थी। लिंगानुपात की सही गणना नहीं हो पाती थी या लिंगानुपात डगमगा जाता था। वर्तमान में भी लिंगानुपात के हालात जो है वो थोड़े कई क्षेत्रों में खराब है। क्यों? क्योंकि पुत्र प्राप्ति की इच्छा में पुत्री का हत्या कर देना यानी लड़के की इच्छा में लड़की की हत्या कर देना, वो भी क्या लिंगानुपात के ऊपर जो है वो घातक प्रहार कर रहा है। तो यही कारण है कि किसी भी देश की जनसंख्या, यदि देश ने उन्नति करनी है तो उस देश की जनसंख्या जो है वो साक्षर होनी चाहिए। अब बात करते हैं व्यावसायिक संरचना की। इसमें क्या होता है कि किसी भी देश या प्रदेश, किसी देश की कौन सी जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है? क्रियाशील, या अपने बोल सकते हैं कार्यशील जनसंख्या का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। कार्यशील जनसंख्या का अध्ययन क्यों किया जाता है? क्योंकि ये क्या है? व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना है तो
व्यवसाय कौन करते हैं? कार्यशील जनसंख्या। जो कार्य करती है वो व्यवसाय करती है। इसलिए अपने क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कार्यशील जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, क्योंकि वह जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या विभिन्न व्यवसायों एवं कार्यों को संचालित करती है। इसलिए अपन क्या करते हैं, व्यवसायिक संरचना में किसी भी देश की कार्यशील जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, व्यवसायिक संरचना कहते हैं। यानी व्यवसायिक संरचना में क्या है कि व्यवसाय करके एक संरचना को चलाना, इसमें की क्रियाशील जनसंख्या को शामिल किया जाता है, क्योंकि वो विभिन्न कार्यों को करके और एक देश के व्यवसायों का संचालन करती है। अब इसमें सक्रिय जनसंख्या, इसमें भी एक भाग है सक्रिय जनसंख्या। सक्रिय जनसंख्या किसे कहते हैं? सक्रिय जनसंख्या जो है वो उसे कहते हैं जो परिश्रम युक्त व्यावसायिक कार्यों से जुड़ी हुई हो। परिश्रम युक्त व्यावसायिक कार्यों से जुड़ी हुई हो, उसे अपने क्या कह सकते हैं, सक्रिय। सक्रिय का मतलब क्या होता है, एक्टिव। सक्रिय का मतलब एक्टिविटी, ठीक है। तो ये क्या है, ये वो जनसंख्या का भाग है जो परिश्रम करती है, परिश्रम युक्त परिश्रम करती है, यानी मेहनत करती है और व्यावसायिक कार्य से भी जुड़ी हुई है। परिश्रम के साथ व्यावसायिक कार्यों से जुड़ी हुई है। ऐसी जनसंख्या को हम मुख्यतः सक्रिय जनसंख्या की श्रेणी में रख सकते हैं। ऐसी जनसंख्या को हम सक्रिय जनसंख्या की श्रेणी में रख सकते हैं। या फिर किसी निश्चित आर्थिक कार्य के अंतर्गत जुड़ी हुई इसी सक्रिय जनसंख्या के अनुपातिक वितरण को जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार अनेक व्यावसायिक वर्ग है। अब व्यवसाय किस प्रकार करते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक वर्ग। व्यवसायिक वर्ग मतलब ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे व्यवसाय किया जाता है और व्यवसाय करता कौन है? मनुष्य करता है। कृषि, सबसे पहले कृषि। कृषि किसी भी देश के व्यवसायों को संचालित करने के लिए प्राथमिक आवश्यकता की वस्तु, यानी औद्योगिक इकाइयों को संचालित, अधिकांश औद्योगिक इकाइयों को संचालित करने के लिए कृषि जो है वो प्राथमिक कार्य करती है। उसके बाद में आती है वानिकी, वनों के द्वारा उत्पादित वस्तुएं, गोंद है, लाख है। उसके बाद में वनों के द्वारा प्राप्त की जाने वाली लकड़ी है, जिससे फर्नीचर उद्योग संचालित होता है। वनों से उत्पादित होने वाली लकड़ी से माचिस उद्योग संचालित होता है। उसके बाद में आखेट, शिकार। उसके बाद में मछली पालन, आखेट शिकार करके और उद्योगों को या व्यवसाय को संचालित करना। मछली पालन, मछली को पाला जाता है और उसके बाद में मांस के लिए बाजार में बेच दिया जाता है। उसके बाद में खनन है। खनन किसी भी भूगर्भिक खनिज को धरातल में खोद करके निकालना खनन कहलाता है। तो उससे भी क्या होते हैं, अधिकांश उद्योग संचालित होते हैं। खनन के बाद में आता है विनिर्माण। विनिर्माण होता है किसी वस्तु का दोबारा निर्माण करना। ये भी जो है वो व्यवसाय के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के अनेकों उद्योग या अनेकों कार्य है जो क्या है कि व्यवसायिक संरचना में शामिल किए जा सकते हैं, व्यवसाय में शामिल किए जा सकते हैं। तो व्यवसायिक संरचना में किसको? किसी भी देश की कार्यशील जनसंख्या जो व्यवसायों एवं कार्यों में लगी हुई हो, उनको संचालित करती हो, या परिश्रम युक्त व्यावसायिक कार्यों से जुड़ी हुई जनसंख्या को अपने क्या कह सकते हैं? सक्रिय जनसंख्या कह सकते हैं। इसके अलावा दूसरा अपने क्या कह सकते हैं? किसी निश्चित आर्थिक कार्य के अंतर्गत जुड़ी हुई सक्रिय जनसंख्या के अनुपातिक वितरण को अपने जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना कह सकते हैं।
ये थी आपकी व्यवसायिक संरचना। इसी के साथ पाठ नंबर 4 आज अपना पूर्ण हुआ। अगला पाठ 5 प्रवास, ये नेक्स्ट वीडियो में अपनी इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे।